वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 9 जिसका नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। डी, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी, सीए और एबी के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें टोटल 3 पार्ट प्रूफ करने हैं। फर्स्ट है BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। सेकंड पार्ट में हमें एरिया ऑफ DEF बराबर है 1/4 एरिया ऑफ ABC के, ये चीज प्रूफ करनी है। थर्ड पार्ट में हमें एरिया ऑफ BDEF बराबर हाफ एरिया ऑफ ABC, ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान बहुत है ना, इसलिए ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये फर्स्ट लाइन में, उस अकॉर्डिंग हमें चित्र बना लेना है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में हमें चित्र नहीं दिया गया है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC बना लेंगे और बोला गया है कि BC का मध्य बिंदु है D, AC का मध्य बिंदु E है और AB का मध्य बिंदु F है, तो ऐसे बना लेना है। ठीक है, और इन मध्य बिंदुओं को आपस में जोड़ भी देना है। ठीक है ना, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा आसानी से हम इसे मतलब BDEF को एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट को हमें प्रूफ करने के लिए मध्य बिंदु प्रमेय की हेल्प लेनी होगी, जो कि हम 8th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है कि किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और तीसरी भुजा से आधा होता है। ठीक है, फिर से सुनिए कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और तीसरी भुजा से आधा होता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु F है और AC का मध्य बिंदु E है और इसे मिला दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब FE BC के समांतर होगा, ये तीसरी भुजा के समांतर होगा और इस तीसरी भुजा से क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, तो इसी बात को चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि FE समांतर होगा BC भुजा के तथा FE बराबर होगा हाफ BC के। और ये आया कहां से, मध्य बिंदु प्रमेय से, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम BD को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, BD को क्या लिखा जा सकता है, हाफ BC लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि BC का मध्य बिंदु क्या है, D। इसका मतलब ये मध्य बिंदु है तो इतना भाग और इतना भाग आपस में बराबर होगा। ठीक है, आधा आधा होगा, तो हम BD को पूरे BC का हाफ या आधा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि BD जो है वो हाफ होगा पूरे BC का। ठीक है, अब देखिए FE और BC आपस में क्या है, समांतर। ठीक है, इसका मतलब FE और BD भी आपस में क्या होंगे, समांतर। ठीक है, FE और BC दोनों भुजाएं क्या है, आपस में समांतर, तो इसका इतना भाग भी FE की क्या होगा, समांतर। तो चलिए हम लिख देते हैं कि FE समांतर होगा किसके, BD के। ठीक है, तथा यहाँ और यहाँ से देखिए, है ना, मैं समीकरणों के नाम यहाँ पर नहीं दूंगी, क्योंकि अगर हम ऐसे समीकरण के नाम यहाँ पर दे देंगे तो बहुत सारे समीकरणों के नाम हमें लिखने हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख लीजिए, यहाँ और यहाँ से, है ना, इन दोनों में राइट हैंड साइड के हैं बराबर, है ना, देख पा रहे होंगे हाफ BC यहाँ पर भी है और हाफ BC यहाँ पर भी है, इसका मतलब इनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि FE जो है बराबर होगा BD के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए FE समांतर है BD के और
एफ ई बराबर भी है बी डी के। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सम्मुख भुजाओं का जो एक युग्म है, मतलब एफ ई और बी डी, ये आपस में समांतर भी है और बराबर भी है। और जब किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी होता है और समांतर भी होता है, तो हम कह सकते हैं कि वह चतुर्भुज क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो अतः करके मैं लिख देती हूँ, अतः या इसलिए बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए हमने फर्स्ट पार्ट को कितनी आसानी से प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, हमने अभी अभी बी डी ई एफ मतलब इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज प्रूफ किया है। ठीक है, और हमें पता है कि बी डी ई एफ का विकर्ण क्या है? एफ डी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, वो पूरे समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर। तो चलिए हम लिख देते हैं इसी बात को कि एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ बी डी एफ के। ठीक है, एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ बी डी एफ के। ठीक है ना, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत होगी। अब आगे देखिए, जैसे कि हमने अभी अभी बी डी ई एफ को एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ किया, सेम टू सेम चीज यहाँ पर भी होने वाली है चतुर्भुज डी सी ई एफ में। ठीक है, जितनी प्रोसेस हमने बी डी ई एफ को समांतर चतुर्भुज प्रूफ करने में की है, उतनी ही प्रोसेस यदि हम चतुर्भुज डी सी ई एफ में करेंगे तो डी सी ई एफ भी क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और जब डी सी ई एफ समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है, तो यहाँ पर डीई इसका क्या है? विकर्ण। और विकर्ण का क्या काम होगा? पूरे समांतर चतुर्भुज डी सी ई एफ को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटना, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, तो हम इतनी सारी प्रोसेस ना करके क्या कर देंगे? इसी प्रकार चतुर्भुज डी सी ई एफ भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब ये DCEF एक समांतर चतुर्भुज है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि DE इसका क्या है? विकर्ण। और विकर्ण पूरे समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देगा। इसका मतलब एरिया ऑफ DEF बराबर होगा एरिया ऑफ DCE के। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं, एरिया ऑफ DEF बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ DCE के। ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब ऐसा ही समांतर चतुर्भुज आप लोगों को यहाँ पर भी दिख रहा होगा, मैं नाम ले लेती हूँ DEAF। ठीक है, DEAF, इसमें भी यदि हम इतनी प्रोसेस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, अब इतनी सारी प्रोसेस को हम कर नहीं सकते बार बार, इसलिए हम लिख देते हैं कि इसी प्रकार चतुर्भुज DEAF भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब देखिए DEAF क्या है? समांतर चतुर्भुज, और यहाँ पर FE क्या है? विकर्ण। ठीक है, FE क्या है? विकर्ण। तो FE विकर्ण क्या करेगा? इस पूरे समांतर चतुर्भुज DEAF को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देगा, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो चलिए हम इसी बात को यहाँ पर लिख देते हैं कि एरिया ऑफ DEF बराबर होगा एरिया ऑफ EAF के। ठीक है, एरिया
ऑफ ई ए एफ के, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए चित्र में, ठीक है, हम पूरे एरिया ऑफ एबीसी मतलब पूरे त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा जो हमारा त्रिभुज एबीसी है ना, ये 4 त्रिभुजों में बटा हुआ है। एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, तो पूरे एरिया ऑफ एबीसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं एरिया ऑफ ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डी ई एफ धन एरिया ऑफ बी डी एफ। थोड़ा छोटा छोटा करके लिखते हैं क्योंकि सारे पार्ट हमें यहाँ पर प्रूफ करने हैं। ठीक है, यहां से हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट लिख देते हैं हम, धन एरिया ऑफ डीसीई धन, अब कौन सा बच गया त्रिभुज, ये वाला, एरिया ऑफ ई ए एफ, एरिया ऑफ ई ए एफ। ठीक है, अब देखिए आगे बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, एक ही बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ डीई एफ को तो हम एरिया ऑफ डीई एफ ही रहने देते हैं। ठीक है, धन एरिया ऑफ बीडीएफ को क्या लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ बीडीएफ को क्या लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ डीईएफ लिखा जा सकता है, क्योंकि समीकरण 1 में देखिए बीडीएफ बराबर है एरिया ऑफ डीईएफ के, मतलब हम इतने भाग की जगह एरिया ऑफ डीईएफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है एरिया ऑफ डीईएफ धन एरिया ऑफ डीसीई को क्या लिखा जा सकता है, इसे भी समीकरण 2 में देखिए इतने भाग को हम एरिया ऑफ डीईएफ लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ डीसीई बराबर है एरिया ऑफ डीईएफ के। ठीक है, तो इतने भाग की जगह भी हम लिख देते हैं एरिया ऑफ डीईएफ धन, अब देखिए एरिया ऑफ ईएएफ को भी क्या लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ डीईएफ, समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं एरिया ऑफ, ये हो जाएगा डीईएफ। ठीक है, देखिए हमारे पास एरिया ऑफ डीईएफ टोटल कितने हो गए, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लिख देंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो 4 एरिया ऑफ डीईएफ ही तो आएगा ना। ठीक है, तो चलिए इसी बात को लिख देते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 4 एरिया ऑफ डीईएफ। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर 4 इधर आके क्या हो जाएगा, 1/4, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी बराबर, इधर पे 4 का हमने पक्षांतर किया है तो इधर क्या बचा, एरिया ऑफ डी ई एफ। अब देखिए या करके हम इसको पलट कर लिख देते हैं, या ठीक है, एरिया ऑफ डीई एफ बराबर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। और सेकेंड पार्ट पे हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, क्या, कि एरिया ऑफ डीईएफ बराबर है 1/4 एरिया ऑफ एबीसी के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डीईएफ का क्षेत्रफल है ये पूरे त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 1/4 है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हमने सेकंड पार्ट को भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब चलिए हम थर्ड पार्ट को प्रूफ कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ बीडीईएफ बराबर है हाफ एरिया ऑफ एबीसी के। ठीक है, तो बहुत ही आसान पार्ट है, इसे भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए हमें एरिया ऑफ बीडीईएफ को हाफ एरिया ऑफ एबीसी के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीडीईएफ, ये जो समांतर चतुर्भुज है, इसको क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर एफ डी क्या है, एक विकर्ण है। इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि एरिया ऑफ, मतलब एरिया ऑफ बीडीईएफ को यदि हम 2 क्षेत्रफलों में बांटे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डीईएफ
धन एरिया ऑफ बीडीएफ। लेकिन समीकरण नंबर 1 से देखिए कि हम एरिया ऑफ बीडीएफ को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ डीईएफ ही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ बीडीएफ बराबर है एरिया ऑफ डीईएफ के। इसका मतलब हम इसके बदले में ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इतने भाग को तुम इतना ही रहने देते हैं। समीकरण 1 से इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ डीईएफ। तो ये लिख दिया एरिया ऑफ BDEF बराबर ये एरिया ऑफ DEF, तो यही रहेगा, धन एरिया ऑफ BDF की जगह हम क्या लिख देंगे, वापस से DEF। और ये आया कहां से, समीकरण 1 से आया है। ठीक है, तो रीजन भी लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ डीईएफ है और यहाँ पर धन एरिया ऑफ डीईएफ है। मतलब यहाँ पर 2 एरिया ऑफ डीईएफ है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एरिया ऑफ डीईएफ। ठीक है, अब देखिए ये 2 को तो जैसा का वैसा रहने देते हैं और एरिया ऑफ डीईएफ की जगह क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, इसे हम दे देते हैं वैसे समीकरण नंबर 4। ठीक है, क्योंकि इसकी भी हमें आगे जरूरत होगी। तो एरिया ऑफ डीईएफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 एरिया ऑफ एबीसी। क्यों भाई, क्योंकि एरिया ऑफ डीईएफ बराबर है 1/4 एरिया ऑफ एबीसी के। ठीक है, तो हम इसके बदले ये बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 2 को तो हम 2 ही यहाँ पर रहने देते हैं और एरिया ऑफ डीईएफ की जगह क्या लिख देंगे, 1/4, ये गुणा करके 1/4 एरिया ऑफ एबीसी। ठीक है, आई होप ये स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, एरिया ऑफ डीईएफ के बदले 1/4 एरिया ऑफ एबीसी लिख दिया। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 2 से कैंसिल होगा 2 बार, तो ये क्या आया, 1/2 एरिया ऑफ एबीसी। ठीक है, अब पूरी स्टेप लिख देते हैं, मतलब इसको भी हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि एरिया ऑफ BDEF बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एरिया ऑफ ABC। ठीक है, और आई थिंक हमें थर्ड पार्ट में यही चीज प्रूफ करनी थी कि एरिया ऑफ BDEF बराबर है हाफ एरिया ऑफ एबीसी के। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, मतलब सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।